हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समझ भारतीय मूर्तिकला के तमाम प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि शेष साई विष्णु प्रतिमा स्थित है और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं: शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर और विष्णु मंदिर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शेष साई विष्णु की प्रतिमा जो है, ये जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है वहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो मंदिर है दशावतार मंदिर, वहीं पर ये मंदिर में ये प्रतिमा निर्मित है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दशावतार मंदिर। इसी के साथ ही आज का जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है कि एलिफेंटा की महेश मूर्ति स्थित है और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: चोल शैली, गुप्त शैली, वाकाटक शैली और राष्ट्रकूट शैली। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एलिफेंटा की जो महेश मूर्ति है, इस पर जो ऑप्शन के रूप में जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि ये किस शैली में निर्मित है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वाकाटक शैली। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एलिफेंटा की ये जो गुफा है, इसको स्थानीय नाम जो दिया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। और एलिफेंटा की गुफा में जो महेश मूर्ति स्थित है, ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है और यही भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपना ये मूर्ति स्थान रखती है। और इसका जो टाइम माना जाता है वो ईसा के 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण ऐसा माना जाता है। और इस पर जो शैली का प्रभाव देखने को मिलता है वो वाकाटक शैली को देखने को मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो वाकाटक शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह है कि एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और पांड्य वंश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में जो मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है वो किसके शासन काल में देखने को मिलता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। तो इसका सबसे सुंदर जो ऑप्शन आप लोगों ने देखा वो राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में जो उल्लेखनीय, चाहे वो वास्तुकला के क्षेत्र में हो, चाहे वो तक्षण कला अर्थात मूर्ति कला के क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए हैं राष्ट्रकूट वंश में, वो अपने आप में अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन होगा वो ये है कि एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का प्रतिरूप है। बेस्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का प्रतिरूप स्थित है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। है अजंता गुफा, बाघ गुफा, एलोरा गुफा और चित्तनिवासन की गुफा। क्योंकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, फिर भी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का प्रतिरूप यहां पर पुटअप किया जा रहा है। प्रतिरूप कहने का तात्पर्य यह है कि जो एलिफेंटा की गुफा में जो महेश मूर्ति है, त्रिमूर्ति है, ये तो एक्चुअल में जो है, बट इसका जो प्रतिरूप अर्थात इसका डुप्लीकेट जो रूप हमें देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो एलोरा गुफा हो जाएगा। आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि जो एलोरा की गुफा है ये 34 यहाँ पर गुफाओं की संख्या है और इसमें 1 से 12 संख्या तक जो गुफाएं मानी जाती हैं वो बौद्ध धर्म से मानी जाती हैं। 13 से जो 29 तक की जो गुफाएं मानी जाती हैं वो ब्राह्मण धर्म अर्थात शैव धर्म हिंदू से संबंधित मानी जाती हैं। वहीं पर 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड मानी जाती हैं। तो ये जो प्रतिरूप हमें महेश मूर्ति की देखने को मिलती है एलोरा की गुफा में, वो गुफा संख्या 29 में देखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये जो महेश मूर्ति
आप लोगों को एलोरा गुफा में जो मिलेगी वो 20 नंबर अर्थात ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। और ये ब्राह्मण धर्म की लास्ट गुफा जो 29 नंबर की है उसी में ये महेश मूर्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो इसको सही से ध्यान दीजिएगा। महेश मूर्ति जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में, वो तो आप लोग देखते हैं, बट उसका प्रतिरूप अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो एलोरा की गुफा हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है कि भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में मुख्य केंद्र है, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बाघ। दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में मुख्य केंद्र है। मूर्ति कला के क्षेत्र में जो मुख्य केंद्र है इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलोरा की गुफा, क्योंकि एलोरा की गुफा में जो वास्तु और मूर्ति कला की अगर उद्भव सर्वोत्कृष्टता की अगर बात की जाए तो बहुत ही उल्लेखनीय है, और विश्व स्तर पर यहाँ का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है मूर्तियों के क्षेत्र में वो अपने आप में अद्भुत है। इसलिए भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में अगर मुख्य स्थान, अगर मुख्य केंद्र की बात की जाए मूर्तियों के क्षेत्र में तो एलोरा की गुफा अपने आप में उद्भव प्रदर्शित करती है। आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ फिर से आ रहा है कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुख्य केंद्र है। दोस्तों यहाँ पर मैंने रिपीट किया कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुख्य केंद्र क्या है। अभी मैंने आप लोगों को पिछले में दिखाया कि भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में मुख्य केंद्र क्या था, लेकिन उसी से रिलेटेड भारतीय चित्रकला के मुख्य केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है, और ऑप्शन के रूप में आप लोगों के 4 विकल्प दिए गए हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बाघ। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो अजंता का माना जाता है, क्योंकि अजंता की जो गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, वहां पर जो चित्रकला का अद्भुत देखने को मिलता है वो पूरे विश्व में जो भारत का उल्लेख रहा है वो अपने आप में अद्भुत रहा है। इसीलिए इसकी तुलना की जाती है कि अगर भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में अगर मुख्य केंद्र की बात की जाए तो वो अजंता होती है, और जो भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में अगर मुख्य केंद्र की बात की जाए तो वो एलोरा होता है, क्योंकि मूर्तियों का जो सर्वोत्कृष्टता और उद्भव और वहाँ की वैभव देखने को मिलती है वो अपने आप में अद्भुत है। उसी का बेस्ट उदाहरण आप लोगों को कैलाश मंदिर में जो तमाम मूर्तियाँ उल्लिखित हैं, जो प्रदर्शित हैं, वो अपने आप में बहुत ही वैभव प्रदर्शित करती हैं। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही डाउट क्लियर से समझा कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोगों ने ऑप्शन के रूप में देख लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ रहा है, क्वेश्चन है कि मूर्ति कला का अभूतपूर्व वैभव विद्यमान है। मूर्ति कला का जो अभूतपूर्व वैभव विद्यमान है वो आप लोगों को बताना है। स्क्रीन पर आप लोग देख चुके हैं, और ऑप्शन के रूप में दिया है खजुराहो मंदिर, कंदरिया मंदिर, कैलाश मंदिर और दशावतार मंदिर। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा कैलाश मंदिर, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो मूर्ति कला का जो अभूतपूर्व वैभव देखने को मिलता है वो एलोरा की गुफा में देखने को मिलता है, और गुफा संख्या 16 जो कि कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है, और इस मंदिर में जो तमाम मूर्तियां प्रदर्शित हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। जो कोई अगर वहां पर विजिट किया है तो वो भी जानता होगा, और जो विद्वानों ने उल्लेख दिया है कि भारतीय मूर्ति कला में अद्भुत वैभव विद्यमान है वो एलोरा की गुफा में, और वो गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर में देखने को मिलता है। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैलाश मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का दृश्य अंकित है। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए या उठाते हुए जो ये दृश्य अंकित है वो कहां पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके 4 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, वो शिव मंदिर, कैलाश मंदिर, सांची मंदिर और दशावतार मंदिर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मूर्ति है
बहुत ही उल्लेखनीय मूर्ति है और ये एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर में देखने को मिलता है और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 8वीं शताब्दी मानी जाती है। इसको नोट करिएगा कि जो कैलाश पर्वत को उठाते हुए जो दृश्य है वो किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 16 जो कि कैलाश मंदिर में है और इसका टाइम पीरियड अगर पुट अप किया जाए तो वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। तो राइट आंसर आप सभी लोग जान चुके हैं कि क्या होगा, कैलाश मंदिर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा निर्मित है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर, लाल पत्थर और सेलखड़ी पत्थर। तो जानते हैं कि ये जो बाहुबली गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बहुत अपना स्थान रखती है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर में ये निर्मित किया गया है और इसके अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित है और इस मूर्ति का जो वैभव इतना इम्पोर्टेंट है कि ये विश्व में अगर बात की जाए तो वो किसी एक पत्थर को तराश कर या काट कर बनाई गई ये खड़ी जो सबसे लंबी प्रतिमा मानी जाती है। पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो किसी एक पत्थर को तराश कर या निर्मित करके ये बनाई गई प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो मानी जाती है वो 18 मीटर मानी गई है। इसीलिए ये विश्व में अपना अद्भुत स्थान रखता है बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा और ये जिस धर्म से संबंधित है इसको जैन धर्म से रिलेटेड माना जाता है। ये बहुत ही अद्भुत है। इसके निर्माता के ऊपर भी पुट अप कर लिया जाता है। तो मैसूर राज्य के जो गंग राजा थे उनके जो सेनापति और प्रधानमंत्री थे चामुंड राय उनके द्वारा ये निर्मित कराया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है कि कालिया मर्दन की मूर्ति संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कालिया मर्दन की मूर्ति बार बार पुट अप होती है और होने की संभावना है। तो कालिया मर्दन की मूर्ति संबंधित है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चालुक्य वंश, चोल वंश, पांड्य वंश और राठौर वंश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चोल वंश, क्योंकि चोल वंश के शासन काल में ये कालिया मर्दन की जो प्रतिमा है उसको निर्मित किया गया था और ये प्रतिमा जो निर्मित की गई है ये कांस्य में निर्मित की गई है और ये तमिलनाडु राज्य से प्राप्त होती है। तो इसको आप सभी लोग नोट करिएगा, ये बहुत ही वैभवपूर्ण प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ये है कि चोलकालीन देवी की प्रतिमा निर्मित है। दोस्तों ये भी चोल के वंशज में जो ये प्रतिमा निर्मित की गई और ये भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना अद्भुत स्थान प्रस्तुत करती है, ये चोलकालीन देवी की प्रतिमा। क्योंकि ये जो प्रतिमा है दोस्तों ये कांस्य में निर्मित है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य। बहुत ही उल्लेखनीय ये प्रतिमा है, आप लोग देख रहे हैं देवी की प्रतिमा और ये चोल काल में निर्मित की गई है और इसके माध्यम को अगर पुट अप किया जाए कि किस माध्यम में निर्मित की गई है तो ये कांस्य में निर्मित की गई है। कितनी सुंदर ये प्रतिमा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा कि नटराज जो प्रतिमा है का संबंध है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि जो नटराज की प्रतिमा का संबंध है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चोल काल, चालुक्य काल, पांड्य काल और राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों ये जो नटराज की प्रतिमा है बहुत ही अद्भुत वैभव प्रस्तुत करता है, क्योंकि जो भगवान शिव हैं ये तांडव नित्य मुद्रा में खड़े हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अगर जो नृत्य कला का जो उद्भव या जिसको अधिष्ठाता माना जाता है वो भगवान शिव को माना जाता है और इसका जो प्रतीक माना जाता है इसी नटराज प्रतिमा को माना जाता है। ये 12वीं शताब्दी के मानी जाती है ये, और ये भी बहुत ही उद्भवपूर्ण रही है और इसका भी जो समय माना जाता है वो चोल काल का माना जाता है। चोलों के शासन काल में ये बहुत ही उल्लेखनीय प्रतिमा है जो कि तमिलनाडु से प्राप्त होती है और इसका टाइम नोट करिएगा, ये 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, चोल काल। और
जो ये प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं ये बार बार रिपीटेड होने वाले ये क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ये प्राचीन भारत से जितनी भी आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझें। दोस्तों जो अगला हमारा प्रश्न होगा वो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पल्लवकालीन शिव मूर्ति है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी और 12वीं सदी। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 8वीं सदी हो जाएगा। यहाँ पर जो पल्लवकालीन ये जो शिव प्रतिमा है ये कांस्य में निर्मित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में ये जो शिव की प्रतिमा निर्मित की गई है वो विशेष उल्लेखनीय प्रतिमा मानी जाती है, क्योंकि जो पल्लव के शासनकाल में जो शिव की प्रतिमा को निर्मित किया गया है इसकी मुद्रा को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। इस मुद्रा को हम लोग अर्धपर्यक मुद्रा कहते हैं, अर्धपर्यक आसन भी कहते हैं। अर्धपर्यक आसन कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान जो शिव हैं उनके एक टांग को झूलते हुए मूर्तिकारों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए एक पैर को झूलते हुए निर्मित जो प्रतिमा है इसको अर्धपर्यक आसन के नाम से जानते हैं। और ये उल्लेखनीय प्रतिमा पल्लव काल की कांस्य प्रतिमाओं में विशेष स्थान रखती है, इसलिए ये प्रतिमा बहुत ही उल्लेखनीय हो जाती है और अपना भारतीय मूर्तिकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होने की संभावनाएं भी बनती रहती हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं सदी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन ये है कि कल्याण सुंदरी जो मूर्ति प्राप्त है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रवणबेलगोला, तंजावुर, आलमपुर और पट्टदकल। दोस्तों ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्याण सुंदरी जो मूर्ति है वो प्राप्त कहाँ से हुई है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को टेस्ट के रूप में इसके आंसर को बताना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट के रूप में मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसके अगले सेशन में हम लोग फिर से कुछ आधुनिक मूर्तियों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में सपोर्ट करिएगा और किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो इस वीडियो